अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैज़ाबाद धरने के फैसले को एक तारीख साज फैसला कहा जा रहा है। इस फैसले में इलेक्शन कमीशन, केबल ऑपरेटर्स, पेमरा और इंटेलिजेंस एजेंसीज की सरजनिश की गई है और कहा गया है कि इन इदारों ने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस पर 22 नवंबर 2018 को फैसला महफूज किया और 6 फरवरी 2019 को तफसीली फैसला जारी किया। इस फैसले में और क्या है, आइए देखते हैं। के दायरे में रहते हुए शहरियों का हक है कि वो सियासी पार्टी बना सकें या उसका मेंबर बने। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर कोई सियासी पार्टी कवानीन पर अमल पैरा नहीं होती तो इलेक्शन कमीशन को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हर सियासी पार्टी पर लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन को अपने ज़राए आमदन बताए। कोई भी ऐसा शख्स जो किसी दूसरे के खिलाफ फतवा देता है जिससे किसी को नुकसान पहुँचे या उसकी राह में रुकावट आए, उसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी या साइबर क्राइम के कवानीन के तहत मुकदमा कायम होना चाहिए। पैमरा और केबल ऑपरेटर से मुतल्लिक नुकात: नफरत अंगेज पैगाम नशर करने वाले चैनल्स के खिलाफ पैमरा कार्रवाई करे। उन केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ भी पैमरा कार्रवाई करे जिन्होंने नशरियात रोकी या खलल पैदा किया, और अगर ये किसी के कहने पर हुआ तो पैमरा रिपोर्ट करे। जो इलेक्ट्रॉनिक जराए से इश्ताल अंगेज पैगाम फैला रहे थे उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आर्म फोर्सेस से मुतल्लिक नुकात: आइन अफवाज पाकिस्तान के अरकान को किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने से रोकता है। अदालत में आर्मी चीफ, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान को वजारत दिफा के तवस्सुत से हुक्म दिया कि वो फौज के उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या गिरोह की हिमायत की। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी हुक्म दिया कि नफरत, शिद्दत पसंदी और नफरत को हवा देने वालों की निगरानी करें और कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा दें। ये कह देना कि फ़ौज को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये बात तो सब पर जाहिर है। ये बात भी सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन को इन सियासी जमातों के गिर्द घेरा तंग करना चाहिए जिनकी फंडिंग्स जो हैं उनके ज़राए अभी तक सामने नहीं आए। ये बात भी जाहिर है कि केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो ताकतवर कुव्वतों को कहने पर कुछ मीडिया हाउसेस पर कदगने लगाते रहे जो गैर आईनी है। ये बात भी सब पर जाहिर है कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को उन मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो नफरत अंगेजी को फ़रोग देते हुए लाइसेंसेस के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते रहे। तो नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या ये तारीखी फैसला है और अगर है तो कैसे है। हमारे साथ इधर स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं एक सीनियर वकील कामरान मुर्तज़ा साहब, वाइस चेयरमैन हैं बार काउंसिल के, पाकिस्तान बार काउंसिल के। फिर हमारे साथ हैं लाहौर से इरफान कादिर साहब, वो भी एक सीनियर वकील हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं और हाल ही में इनका लाइसेंस है वो भी बहाल हुआ है, तो आपको बहुत मुबारक हो। स्काइप पे हमें ज्वाइन करे हैं रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नसीम जहरा साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, अपना प्रोग्राम करती हैं और किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कामरान साहब, क्या आपको लगता है कि इस जजमेंट के बाद अब हमारे मुल्क किसी नई सिमत में जाएगा? क्या वाकई में ये एक लैंडमार्क जजमेंट है? देखिए, एक अच्छी जजमेंट है मगर अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है। आपका क्या ख्याल है कि ये जो अदारे मुदाखलत करते हैं किसी जजमेंट को बुनियाद बना के वो इस मुदाखलत से रुक जाएंगे? आपके सियासी निज़ाम में मुदाखलत करते हैं, आपके मीडिया में मुदाखलत की जाती है और बहुत सारे मामलात में मुदाखलत की जाती है, तो जब दस्तूर उनको नहीं रोक सका, ये सारी बातें तो दस्तूर में मौजूद है ना, तो जब दस्तूर नहीं रोक सका तो मेरा ख्याल है कि वो जजमेंट भी शायद ना रोक पाए। मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ। जजमेंट शायद इस सूरत में रोक पाती कि देखिए उसमें लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता और कुछ लोगों को मिसाल बना दिया जाता, और जब वो मिसाल बन जाते तो फिर शायद लोगों को ये पता होता कि आइंदा फिर ऐसा नहीं करना। तो स्पेसिफिकली उनको जजमेंट देनी चाहिए थी कुछ लोगों के ऊपर जिनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। देखिए, जजमेंट उनका काम है। मेरा ओपिनियन ये है कि उनमें अगर उनको फिक्स कर देते तो फिर आइंदा जो है ना, आइंदा के लिए जो है ना मामला शायद जो है ना वो हम एक बेहतरी की तरफ हमारा सफर शुरू हो जाता। फिक्स किसी को भी नहीं किया। दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है। इरफान कादिर साहब, आप क्या कहेंगे? जी, मैं बाय एंड लार्ज कामरान मुर्तज़ा साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ
और जो चीज़ें ऑलरेडी आइन में लिखी हुई हैं अगर उनको जजमेंट में रिपीट कर दिया जाए तो जजमेंट जो है इन एनी केस किसी भी आइन से या कानून से ऊपर नहीं है। आइन को तो फॉलो करना है, लेकिन आइन में जो भी तरीक़ाकार है और कवानीन में जो तरीक़ाकार है अकाउंटेबिलिटी का, वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो अदालतों को तो नहीं किसी ने दी। फॉर एग्जांपल जब जजेस की अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो वहाँ पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, जुडिशरी ही जजेस की अकाउंटेबिलिटी करती है। इसी तरह जो हमारे इदारे हैं उनमें भी अकाउंटेबिलिटी जो है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। तो लिहाजा एक इदारे को दूसरे इदारे की अकाउंटेबिलिटी करने का इख्तियार अपेरेंटली तो नहीं दिया गया, तो इसलिए उनको चाहिए कि अपना अपने दायरा इख्तियार में रहें और ऐसे फैसले ना दिए जाएं जिससे ये तासुर मिले कि कोई भी इदारा जो है जो कि कानून की तशरीह करता है वो दूसरों को अपने ताबे कर ले। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कानून की तशरीह करने का, तो कानून की तशरीह तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकती हैं, फौज भी कर सकती है, हमारी फेडरल कैबिनेट भी कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर भी कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल भी कर सकते हैं, तमाम लोग कानून की तशरीह कर सकते हैं। और रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा है कानून की तशरीह लॉ मिनिस्ट्री भी करेगी। तो लिहाजा कोई एक मखसूस अदारा नहीं है कि जिसकी तशरीह जो है बाकी सबसे ऊपर होगी। तो इसलिए ये जो मैटर्स है, खास तौर पे अब जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख मुझे नजर आ रहा है कि उन्होंने खुद ये तो पहले का टेकअप किया है इन्होंने मैटर, अब तो उन्होंने कहा है जो मौजूदा हमारे चीफ जस्टिस हैं कि हम ये जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन है इसको हम चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल कम किया जाए ताकि हम अपने इदारे की तरफ ज्यादा तवज्जो दें और अपना जो हमारा बैकलॉग है और बहुत सारे इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करें। और यकीनन बैकलॉग बहुत ज्यादा है, हमें मालूम है कि 2 मिलियन केसेस अभी तक हमारी जो जुडिशरी है उसके अंदर पेंडिंग है। शाहिद लतीफ साहब, जो बात यहाँ पे कामरान मुर्तजा साहब ने की, उन्होंने कहा कि इस जजमेंट को जो है वो नाफिज कौन करेगा, चूंकि इसका एक जो कंक्लूजन है वो ये भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी चीफ, नेवी, एयरफोर्स, इन सब को उन्होंने हदायत दी कि जो भी पर्सनल जो अपनी उसे तजावज़ करते हैं, आइन से तजावज़ करते हैं अपनी ड्यूटीज़ के हवाले से, तो उनको सज़ा होनी चाहिए। तो इस जजमेंट की कौन फिर इम्प्लीमेंटेशन करेगा? नहीं, जजमेंट तो बिल्कुल सही है, मगर इस जजमेंट में जो बात वाज़ह हो रही है वो भी तो हमें देखनी होगी ना। आइन तो बिल्कुल ठीक कहता है कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो सियासत में हरगिज़ हिस्सा नहीं लेंगी, ये बिल्कुल बजा है। मगर इसी आइन की एक शिक ये भी तो कहती है ना कि अगर हुकूमत वक्त को, खासकर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर आपकी अफवाज की जरूरत होगी तो उस आइन के तहत वो उनको बुला सकते हैं अपनी मदद के लिए। अब मैं 2 मिसालें आपको देता हूं। आपको याद होगा जब ये इमरान खान और डॉक्टर कादरी थे, इनका जो धरना था वो जब एक लंबा वो सूरत इख्तियार कर गया, तो क्या हुकूमत वक्त ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से गुजारिश नहीं की थी कि इन दोनों के जो लीडरान हैं उनसे मिलें और यह धरना खत्म कराने में हुकूमत की मदद करें? ये पहली मिसाल है। दूसरी मिसाल, ये जो तहरीक लब्बैक वाला मामला था, इनका भी जो धरना था उसके अंदर भी हुकूमत ने इस्तदा की, क्योंकि वो हुकूमत की बात नहीं मान रहे थे, हुकूमत मुश्किलात का शिकार थी। बिल्कुल आपने सही कहा, मगर उनका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी, और जजमेंट के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जिस तरह के उन्होंने कोट भी किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह एक फौजी अफसर ने पैसे जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उससे एक तासुर सा बन गया कि जी ये सियासत के अंदर इस वक्त जो है इन्वॉल्व हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। और एज सच द आर्म फोर्सेस शुड नॉट बी सीन एज साइडिंग विद अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी। तो उनका ये कहना था कि कम से कम ये नहीं होना चाहिए, उनको किसी भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और अगर वो लेते हैं तो फिर उनकी सजा भी उनको मिलनी चाहिए। मैं 100% इत्तफाक करता हूं कि अगर किसी फर्द वाहिद ने इस तरह का कदम उठाया जो कि मैंडेट नहीं था, वो बिल्कुल गलत है, मैं इससे 100% इत्तफाक करता हूं। मगर जहां तक अफवाज का जो बहसियत फौज एक इस सारे मामले में हिस्सा लेना, ये तो हुकूमत की सवाबदीद है ना। और दोनों जो मैंने मिसालें दी उसके अंदर हुकूमत ने फौज से कहा था कि हुकूमत की मदद करें, तो लिहाजा इस चीज में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। ये फौज का अपना इनिशिएटिव नहीं था,
ये हुकूमत के कहने नहीं, पर ये तो कोई नहीं कह रहा, मेरा ख्याल है कि ये तो कोई नहीं कह रहा कि ये फौज का अपना इनिशिएटिव था। नसीम ज़हरा साहिबा, आप इस जजमेंट को कैसे देखती हैं? बिकॉज अगर आप मीडिया के हवाले से भी इसको देखें तो उन्होंने तो खास एक टीवी चैनल का नाम भी लिया है और कहा है कि ये जो टीवी चैनल था ये हेट स्पीच को फरोग दे रहा था, इसको इनकरेज कर रहा था, और टीवी एंकर्स का भी नाम लिया गया है। जी, मेरा ख्याल है कि मीडिया पर आने से पहले ब्रॉड अगर आप देखें इस जजमेंट की अहमियत, यकीनन निशानदेही की है इन्होंने मसाइल की, लेकिन और तजावुज़ कहीं उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्वियसली वेंट बियॉन्ड देयर मैंडेट। इलेक्शन कमीशन का जो अपना मैंडेट था उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया सही तरीके से। फिर उन्होंने कहा कि एजेंसीज जो हैं उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर ISI के हवाले से उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आपका मैंडेट क्या है तो उन्होंने कागज़ में बंद करके दिया और कहा कि इसको हमने पब्लिक नहीं करना। ऑल दीज थिंग्स, देखें मुनीज़े, बात यह है कि हुकूमत वक्त जो है, जो भी हुकूमत इलेक्ट होके आती है उसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ये तमाम चीज़ें जो निशानदेही की हैं, फ्रॉम द वर्किंग ऑफ पेमरा टू किस तरह से एजेंसीज काम करें, क्या करें। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो है मुनीज़े, अब कौन उसको इस्तेमाल करता है, किस तरीके से इस्तेमाल करता है, हुकूमत क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। TLP पे आपको भी याद है, हमें भी याद है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब was the first one to say कि लॉ मिनिस्टर को या जो भी है जिम्मेदार उसको निकालो। मेरा कहने का मकसद है कि हम सब कि सब इस बात पर हमारा यकीन है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसके पास है, लेकिन किस तरीके से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्तेमाल होती है और कि फौज या पाकिस्तान की तारीख रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता अगर तब्दील हो रही है नहीं हो रही, अल्टीमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा मीडिया पर आ जाएं तो मेरा मतलब ये जजमेंट जो है एक तरीके से चीज़ों को बयान करती है और सही बयान करती है। और वो जो 3 धरनों का उन्होंने किया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिस तरीके से मई 12 को, हम तो यहाँ थे डी चौक में जब उन्होंने तकरीर की और कहा कौन रोकेगा क्या होगा, कराची में आपको मालूम है मुठ्ठियां उन्होंने ऊपर की तो, लेकिन उसके बाद हुकूमतें भी आईं और उसके बाद जुडिशरी भी थी, लेकिन हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को। भले से जितना भी एजेंसीज का और आर्मी का एक रोल रहा हो, उसको तब्दील तरीके से कौन करेगा, एक ये सवाल है। जब मीडिया पर आप आए, देखिए मीडिया में पेमरा जो है, व्हाई डजंट पेमरा हैव द टीथ, ये बताएं ना क्यों। नहीं, यही तो सवाल किया जा रहा है कि पेमरा जो है या वो दबाव डालता है कुछ केबल ऑपरेटर्स के जरिए कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर, जिस तरह के उन्होंने रेफर भी किया जियो के ऊपर, डॉन के ऊपर, कि उनके तो नशरियात बंद हो गई थी, उनके अखबार बंद हो गए थे कुछ इलाकों के अंदर। सीक्रेट तो नहीं है मुनीज़े, ये सीक्रेट तो नहीं कौन प्रेशर डालता है, कौन करता है, तो सबको मालूम है। और अगर मतलब फौज का एक क्रिएट करेंगे, यानी कि यूल स्टर ऑपोजिशन, यूल स्टर केओस विद इन द आर्मी, ये हमारा आर्मी का लॉ है जो हमें अलाउ करता है कि हम ये करें। मेरा मतलब ये चीज़ें खुल के बात होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, पेमरा पर अगर आप आ जाएं, एक माजरत के साथ जजमेंट में एक फैक्चुअल एरर है। जजमेंट ये कहती है कि मीडिया ने, और मीडिया को एक जेनेरिक एज इफ सारे चैनल्स ये कर रहे थे, उन्होंने कहा मीडिया ने इनकी बातें जो फैलाई, हरगिज नहीं, हम अपने चैनल पे बैठ के उसको अपोज कर रहे थे। आप अपनी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं नसीम साहिबा के बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी थे जो इसको अपोज कर रहे थे, मगर एक नुक्ता जो आपने उठाया है कि इस जजमेंट के अंदर रेफरेंस दिया गया और ये कहा गया कि क्योंकि इतने प्रोटेस्ट हुए और उसका कोई भी अकाउंटेबल नहीं हुआ, जिस तरह 12 मई की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वहां पे तबाह बर्बादी की, वहां पे गाड़ियों को जलाया, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने रेफरेंस दिया PTI के धरने को और उन्होंने कहा कि PTI का जब धरना हुआ तो उनको भी अपना जो मकासद थे वो पूरे हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब जो है इस तरह नहीं होना चाहिए था और TLP को कम से कम इनको एक रेन इन करना चाहिए था। अब आप समझते हैं कि आगे जाके अगर कोई धरने होंगे तो इस जजमेंट से शायद एक तरीके से ये डिटरेंस के तौर पे एक्ट करे। देखिए, ये तीनों वाकयात, 12 मई वाला भी ले लीजिए, ये डी चौक वाला भी ले लीजिए, इनका तहरीक लब्बैक वाला भी ले लीजिए, उसमें गलत या सही
कई उंगलियां तो किसी एक मखसूस जानिब उठी ना, ये मैं भी जानता हूँ, हमारी वो बहन भी जानती है, आप भी जानती हो। तो हम सब जानते हैं कि ये मामला जो है ना, ये उंगलियां जो है वो किस तरफ उठ रही हैं, क्यों उठ रही हैं। और हम सारे गलत कह रहे होंगे, सारे गलत सोच रहे होंगे, सिर्फ उनके लिए, उनकी कंजम्पशन के लिए कि इस मुल्क में, इस मुल्क के जितने वो वफादार हैं, हम उससे ज़्यादा वफादार हैं। और इस मुल्क में हम एक मुआहदे के तहत रहते हैं, उस मुआहदे का नाम है दस्तूर पाकिस्तान। दस्तूर पाकिस्तान पे वो भी अमल करें। वो बड़ी छोटी शक्लियत है, 8-10 लाख लोग हैं, बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे। वो भी अमल करें, हम तो करते ही हैं, हम मज़ीद अमल करेंगे। तो अगर इस उमरानी माहदे पे वो अमल नहीं करेंगे तो ये एक दूसरों के लिए जो है ना एक गुंजाइश पैदा कर देंगे कि वो भी जो है ना उस दस्तूर पे अमल ना करें। शाहिद लतीफ़ साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं तो अपना नुक्ता नजर आपको दे चुका हूँ। जनरलिटीज में बात ना करें, मेरा ख्याल है स्पेसिफिक बात करें। तो उन्होंने स्पेसिफिक बात आप वो मकाम बताएं। नहीं, वो मकाम बताएं ना। मैंने तो आपको 2 मिसालें दे दी। इसी तरह आपको याद होगा ये 70s की दिहाई में शायद एक जब नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाई गई थी बहुत बड़ी और पार्टीज की, तो उस वक्त नहीं वो ये कह रहे हैं कि एक दस्तूर है जिसके तहत हम सब पाकिस्तान में रहते हैं और उस दस्तूर के तहत सबको चलना है, और अगर नहीं चलेंगे तो फिर आप खला सा एक पैदा कर देंगे। एक मुआहदा हमारे और आपके दरमियान, सब लोगों के। मैंने तो शुरू में क्या कहा कि दस्तूर है, दस्तूर ही को हमें लेकर चलना है, उसके मुताबिक अमल करना है। मैंने आपको एक मिसाल दी कि उसी दस्तूर में वो जो शिक है जिसके तहत एग्जीक्यूटिव जो है वो फौज को बुलाकर अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करती है, क्या उसका सही इस्तेमाल होता रहा है? आप बताएं। उससे हटके कहां फौज ने इससे खुद आई? ये दोनों धरनों की जो मैंने बात की, इसके अलावा बता दीजिए कि कहां फौज आई और उसने खुद इंटरवीन किया कि जनाब ये चूंकि सिविल मामलात में गड़बड़ हो रही है, मेरा ख्याल है निपटाने के लिए। अच्छा, मेरा ख्याल है यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, चूंकि ये एक अहम और दिलचस्प गुफ्तगू है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। वक्फा ले, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इरफान कादिर साहब, आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की भी बात सुनी, फिर आपने शाहिद लतीफ़ साहब की भी बात सुनी। आप क्या समझते हैं कि इस वर्डिक्ट से आपको लगता है कि आने वाले जो धरने होंगे कम से कम उनके लिए एक डिटरेंट रहेगा? बिल्कुल भी डिटरेंस नहीं होगी आने वाले धरनों के लिए, क्योंकि ये जब इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि मॉब बीच में आ जाता है या मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में क्लैश करते हैं, तो ये ऑर्डिनरी काइंड ऑफ क्रिमिनल केसेस नहीं होते कि आप चंद लोगों को पकड़ के अंदर बंद कर दें, बल्कि एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ती है जिससे कि मजीद क्लैशेस जो हैं वो ना हों और ऑन द ग्राउंड इनको बड़े डिफरेंट तरीके से फिर टैकल किया जाता है। और जैसे अभी एयर मार्शल साहब फरमा रहे थे कि ये जब इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो वहाँ पे एक सूरत हाल ही बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ये किताबी बातें ज़्यादा अगर हम फैसलों में लिख दें तो उनसे ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हल नहीं की जाती। और बहुत सारे फैसले हैं, असगर खान केस आप देखें, वहाँ भी कोशिश की गई कि लोग जो है पॉलिटिक्स में इंडल्ज ना करें, अदारे भी पॉलिटिक्स में इंडल्ज ना करें। हमारे आइन में भी लिखा हुआ है कि फ़ौज जो है वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं करेगी, लेकिन जब इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है तो आइन में फ़ौज को रोल दिया गया, हुकूमत उनको बुला सकती है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के लिए भी उनका एक रोल है। तो ये तमाम जो रोल है, कल को खुदा ना खास्ता अगर जंग लगती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो जंग के ऊपर एक फैसला लिख देंगे कि जंग इस तरीके से लड़ी जाए ताकि आप जंग जीत जाएं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं हमारी, वो कोर्ट्स के जरिए इन्फोर्सेबल, कोर्ट्स के जरिए इन्फोर्सेबल नहीं है। वो नेचुरली जो इदारे हैं, बल्कि कुछ एस्पिरेशंस फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में दी हुई हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में साफ तौर पे कहा गया कि वो जो एस्पिरेशंस हैं वो नाफुजुल अमल किस तरह से नहीं, मगर इरफान कादिर साहब मुझे ये बताइए कि ये आइन तो बांग्लादेश के पास भी है, हिंदुस्तान के पास भी है, तो वहां पे तो वो इसको फॉलो कर रहे हैं ना आफ्टर ऑल।
सिर्फ पाकिस्तान में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फॉलो करना भी है जी। नहीं देखें, ये अब एक डिफरेंट सवाल आपने कर दिया। वो तो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, हम एक इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। वक्त के साथ साथ हम भी उसी तरह से ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे जिस तरह के बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक जो ऑब्जर्व करते हैं। इसको वक्त लगेगा, लेकिन यह कि अदालतों के जरिए ये इन्फोर्स हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। शाहिद लतीफ साहब, इनका ये कह देना कि अदालतों के जरिए तो ये इन्फोर्स नहीं होगा, वक्त लगेगा, मगर कितना वक्त लगेगा? अब पाकिस्तान को मतलब 70 साल से ऊपर हो गए हैं बने हुए, अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए, जिस तरह के कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि कौन से दस्तूर के तहत हमने यहाँ पे रहना है। नहीं, बात दस्तूर की नहीं है। मैं समझता हूँ दस्तूर में कमजोरी नहीं है, दस्तूर जो कहता है वो ठीक कह रहा है, मगर देखना यह है कि जो हुकूमत वक्त है, जब उसके सामने कोई इस तरह की इमरजेंसी आ जाए जिसका इरफान कादिर नहीं, हम तो देखिए आप बार बार उस पॉइंट पे जा रहे हैं। हम हुकूमत वक्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर की बात नहीं कर रहे। हम इसकी बात कर रहे हैं जो काजी फाइज ईसा साहब की जजमेंट है, जहां पे उन्होंने ये बाकायदा कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस को सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करने की इजाजत नहीं है, और वो आइन से हट के आ रहे हैं, आइन से बाहर आ रहे हैं। अगर वो इसके अंदर मुदाखलत करेंगे सियासत के अंदर, उसके ऊपर कदगन है। नहीं, वो तो मैं आपकी बात मानता हूं कि फौज को सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, मगर साथ ही ये जो अभी तहरीके लब्बैक वाला मामला था वो भी तो इसी जजमेंट का हिस्सा है ना। आप उसको अलहदा क्यों करती हैं? आप सारी चीजों को सामने लाए ना, तो ताकि उसी जजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, मेरा ख्याल है उसी जजमेंट में इसकी भी तो बात करें। आप यकदम एक तरफ क्यों ले जाती है मामले को? नहीं, मैं तो आपको उस जजमेंट से कोट करके दे रही हूँ ना। आप बात कर रही हैं वो मार्शल लॉज वगैरह की, मैं उसका बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ। नहीं, ये जजमेंट वैसे मार्शल लॉ की बात नहीं कर रही, मैं आपको जजमेंट पढ़ के सुना सकती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको सुना सकती हूँ। बहरहाल मैंने पहले भी सुनाई है। जो धरना था उसका जिक्र है या नहीं? नहीं, जाहिर है तहरीके लबैक के ऊपर तो पूरी जजमेंट है, मगर उसके अंदर ये कहा, उसके अंदर जो कोटेशन है वो ये है जजमेंट के अंदर कि क्योंकि पैसे दिए गए थे और एक साइड ली गई थी तो इससे तासुर पैदा हुआ था कि आर्म फोर्सेस साथ दे रही हैं। और यहाँ तक जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि आईएसपीआर ने एक स्टेटमेंट, ट्वीट का भी जिक्र किया कि आईएसपीआर ने एक स्टेटमेंट दी थी जहां पे उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्शंस हैं 2018 के वो साफ और शफाफ होंगे, उनको ये ट्वीट नहीं देनी चाहिए थी। ये भी उस जजमेंट में पिन पॉइंटेडली कहा गया है। ये जो स्पेसिफिक बात है मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह की स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स बिल्कुल बजा नहीं हैं, मगर मैं दूसरी बातों को जब इन्वॉल्व करता हूं तो फिर यकदम पीछे ना हटे ना, उसको इन्वॉल्व करें। जहां हुकूमत इन्वॉल्व करती है वो हुकूमत की सवाबदीद है, और वो तब होता है जब आपके दूसरे इदारे कमजोर हों। आपके मुल्क में ज़ल्ज़ला हो तो फौज, आपके मुल्क में सैलाब हो तो फौज, आपके अंदर आपके मुल्क बात आपकी समझ में आ गई, शुमारी हो तो फौज। आपने खुद फौज को उन कामों पे आप लगा देते हैं जो उनका मैंडेट नहीं है। ठीक है, फेयर इनफ। कामरान साहब, ये बात तो उनकी सही है ना कि देखिए सैलाब हो तो ये सही कह रहे हैं, फौज को आना पड़ता है। फिर सैलाब हो तो उसमें वकीलों को लगा दिया करेंगे आइंदा, और अगर ज़ल्ज़ला आएगा तो उसमें किसी डॉक्टर्स को लगा दिया करेंगे। ज़ाहिर है भारी मशीनरी उनके पास है, उनके पास उनकी ये ट्रेनिंग भी है। अगर उनको ये काम करना पड़ता है ऐसा तो नहीं है। आपने एनडीए उसमें हमेशा हमें यही ताना दिया जाता है, हमेशा ये ताना दिया जाता है। बाकी वसाइल किसके पास है? वसाइल तो और किसी के पास है नहीं इस मुल्क में। ये इदारे कहाँ हैं? ये उनका काम है ना। हमेशा ये ताना दिया सिक्योरिटी पुलिस का काम है। उनके पास उनके फंड्स कितने हैं, उनके पास वसाइल कितने हैं। उनका कहना ये है कि आप अपने बाकी सिविलियन इदारों को मजबूत करें तो फिर हम मुदाखलत नहीं करेंगे। ये सिविल साइड, ये पॉलिटिक्स में मुदाखलत छोड़ दें। हम इनसे सैलाब में भी काम नहीं करवाएंगे, खुद कर लेंगे। बाकी इनको ज़ल्ज़ले में भी नहीं करेंगे, वो भी हम खुद कर लेंगे। ये पॉलिटिक्स में मुदाखलत छोड़ दें, बस ये मेहरबानी करें। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप उनको ना बुलाएं जो उनके काम नहीं है। क्यों बुलाते हैं? इदारे ठीक करें ना। अच्छा, मगर अच्छा नहीं, उनको बुलाए बगैर कभी उन्होंने मुदाखलत नहीं की है मार्शल साहब। मैं तो बात आपकी मानता हूं, मैं मार्शल लॉ की बात ही नहीं कर रहा। मैं काम है, मैंने आउटराइट कह दिया कि मुल्क के अंदर जो ये इंटरवेंशंस हैं ये गलत हैं। मगर वो कह रहे कि मैं इंटरवेंशन से अलग होके बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं, असर रसूख की बात कर रहा हूं।
नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि फौज का ये काम नहीं है, मुल्क के मामलात में इंटरवीन करना जबरदस्ती उनका काम नहीं है। मगर मैं दूसरी जो बात कर रहा हूं, आप उसको अवॉइड ना करें। आप कहें कि हुकूमत वक्त का ये काम है कि इदारों को इस हद तक मजबूत करे कि जो फौज के काम नहीं है उनको मत दो। अच्छा, इसी से मामले आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, हम इस पे एग्री करते हैं। हम कहते हैं कि पॉलिटिशियन को इतना मजबूत होना चाहिए और उसमें अगर वो करप्ट नहीं होगा तो वो यकीनन इतना मजबूत होगा कि वो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेगा, वो खुद भी दस्तूर पे अमल करेगा और दूसरों को भी दस्तूर पे अमल करने का कहेगा। मगर इरफान कादिर साहब, जो सियासतदान भी हैं वो इसी माशरे के अंदर से निकल के आते हैं और हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर इसलिए भी कॉम्प्रोमाइज सियासतदान आते हैं, वरना और आ भी कैसे सकते हैं इस माशरे के अंदर जिस किस्म का आपने एक सांचा बना दिया है। तो यहाँ पे एक शरीफ आदमी कैसे मुश्किल से उभर के आएगा। अब आप देखिए पीटीएम की बात आप देख लें, कल ही उनके कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है और इस जजमेंट के अंदर ये कहा गया है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ सिटीजंस हैव द राइट टू फॉर्म एंड टू बी मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उनको सिर्फ एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया है, खातून को भी किया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया। तो फिर जजमेंट्स तो आ जाएंगी मगर हकीकत तो कुछ और है। आप सही कह रही हैं कि जजमेंट्स तो आती हैं और फिर जजमेंट्स के ऊपर अमल दरामद जो है आया इम्प्लीमेंट हो सकता है नहीं हो सकता। बहुत अच्छी जजमेंट एक आई थी, उन्होंने आइन के बहुत सारे प्रोविजंस के एक जज साहब ने तशरीह की और उन्होंने कहा कि अब सारे मुल्क में उर्दू जो है वो फॉलो की जाए, सरकारी तमाम अदारे जो हैं वो अब हर काम उर्दू में करें। एक मुद्दत दे दी कि इतनी मुद्दत में सारा कुछ किया जाए, तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। फिर एक जजमेंट एक जज साहब ने कहा जी वो कालाबाग डैम बना दिया जाए और वो भी नहीं हुआ। और फिर एक चीफ जस्टिस साहब जो है वो डैम बनाने चल पड़े, वो बल्कि अदालत से बाहर निकल के मुल्क दर मुल्क जाना शुरू कर दिया कि हम एक डैम बना लेंगे, वो भी नहीं हुआ। अदालतों को भी चाहिए कि अपने दायरा इख्तियार तक रहें, इस हद तक ना चले जाएं कि वो मुल्क चलाना शुरू कर दें। तो वो मैं समझता हूँ उस हद तक तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कमरान मुर्तजा साहब से, वो ठीक कह रहे हैं। तो अब मजीद अगर आप कुछ पूछना चाहें जी, तो मैंने इधर एक वक्फा लेना है, मगर इस जजमेंट के अंदर ये भी कहा गया है कि तहरीके लबैक पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रजिस्टर नहीं करना चाहिए था, इसलिए चूंकि इनकी जो फंडिंग है उसके जो जराए हैं वो उन्होंने नहीं बताए थे। और जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि वो जो इख्तियारात हैं ये पता लगाने के लिए कि फंडिंग कहाँ से आती है वो कॉस्मेटिक हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शाहिद लतीफ़ साहब, ये बताइए कि इस जजमेंट के तहत जो काजी फाइजीसा साहब ने फैज़ाबाद धरने पे जजमेंट दी है उसके अंदर ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये तो पता करना चाहिए था कि पैसे कहाँ से आ रहे थे तहरीके लबैक पाकिस्तान के, और अगर उनको नहीं पता था तो उनको रजिस्टर ही नहीं करना चाहिए था। तो अब भी तहरीके लबैक पाकिस्तान रजिस्टर है, आपके जो आपकी अपनी राय है, आपको लगता है कि इसको रजिस्टर होना चाहिए अभी भी? नहीं जी, जब तक वो सारे लवाजमात पूरे नहीं होते, आपको याद होगा नेशनल इलेक्शन प्लान जो है, क्या उसके अंदर हमने ये जितने हमारे मदरसे हैं उनके बारे में ये जिक्र नहीं किया था कि इनकी छानबीन की जाए? नहीं, तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलती थी कि उन्होंने उनको रजिस्टर किया इन द फर्स्ट प्लेस? हाँ, तो गलत है ना जी। हम तो जो ऑलरेडी मदरसे चल रहे हैं हमने कहा था उनकी भी छानबीन करें, और आपने इलेक्शन वाले मामले में उनको रजिस्टर कैसे कर दिया? तो आप मुत्तफिक हैं, मगर ये बताइए कि इस जजमेंट के अंदर इन्होंने खास चैनल का नाम भी लिया और कहा है कि वो खाना पहुंचाता रहा वो चैनल इस धरने को, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? गलत है ना जी, मैं तो पहले ही कह चुका। अगर किसी फर्दे वाहिद ने या किसी एक ग्रुप ने इस तरह का काम किया है जिसका मैंडेट नहीं था तो ये गलत है। तो हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक, बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा, ये गलत है, इन कामों की जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते। जो मैंडेट है, जिस तरह ये कह रहे हैं कि गलत है, वाकई में गलत है, तो अब एक्शन जो है वो कौन लेगा? जो वायलेशन हुई है उसकी छानबीन होनी चाहिए और उसकी सजा का भी तयन होना चाहिए। ठीक जी। इस मामले में तो एक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ही लेगा, जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है और उसके जो ताबे रूल्स हैं उसमें जो है वो उन्होंने वो एक्शन लेना है। उसको शोकाज दें, उनसे पूछें कि ये इसमें जो ये एसेट्स हैं या इनके पास कहाँ से जो इनकम के जो ज़राए हैं
वो पार्टी डिक्लेयर करे, और अगर फर्ज कर लीजिए कि वो नहीं वैसे उन्होंने एक रखा था इस तरह की हेयरिंग, मगर वो आए नहीं चूंकि वो सारे तो जेल में, तो इसका मतलब है कि मैटर पेंडिंग होगा। अगर मैटर पेंडिंग है तो उन पे जेल में सर्विस करवाए और उनसे पूछा जाए। तो बाकी रह गया वो खाने वाली बात तो ये डी चौक में भी कोई खाना पहुंचाया करता था, वो भी आपको याद होगा। जी बिल्कुल, डी चौक में भी खाने जाते थे, ये भी बात सही है। मगर इरफान कादिर साहब, व्हाट अबाउट द न्यूज़ चैनल्स जिन्होंने खाना पहुंचाया तहरीक लिबैक पाकिस्तान को? बड़ा मुश्किल लगता है कि जी उनके खिलाफ भी कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी का मामला चलेगा। आप क्या देखते हैं? आपको लगता है कि जो कानून है या हुकूमत हरकत में आएगी? देखें, बहुत सारी चीज़ें हमें पता है जो कि स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में नहीं होती, स्ट्रिक्ट लीगैलिटी में नहीं होती। उस वक्त मौके की मुनासबत से ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि कोई भी किताबें खोल के